हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसे मजनू की स्टोरी जो एक मिशन पे है। इस मूवी का नाम है मिशन मजनू। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जिसमें हमारे एंग्री यंग मैन सिद्धार्थ मल्होत्रा बने हैं खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट, जो पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ़ बना के उनके नापाक इरादों पे पानी फेर देता है। अमन रॉ का एजेंट है, जो पाकिस्तान में तारिक नाम से रहता है और दर्जी का काम करता है। तारिक इस कोशिश में है कि उसकी आर्मी ऑफिसर से जान पहचान हो जाए ताकि उसे खुफिया जानकारी मिल सके। इसके लिए वो मोमिन नाम के एक बड़े टेलर की शॉप पे काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि मोमिन की शॉप पे आर्मी ऑफिसर्स अपनी यूनिफॉर्म बनवाने आते थे। कुछ टाइम बाद तारिक को मोमिन की भांजी नसरीन से प्यार हो जाता है। नसरीन का रोल प्ले किया है रश्मिका मंदाना ने। नसरीन देख नहीं सकती, लेकिन इसके बावजूद भी तारिक उससे सच्चा प्यार करता है। नसरीन भी उसे पसंद करती थी, लेकिन नसरीन का अब्बू रसूल इस रिश्ते से खुश नहीं था। खैर, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, दोनों शादी कर लेते हैं और शादी में कुछ आर्मी ऑफिसर्स भी आते हैं जो मोमिन की शॉप पे अपनी ड्रेस बनवाते थे। इस वजह से तारिक की भी आर्मी ऑफिसर्स से जान पहचान हो जाती है। अब बात आती है 1974 की, जब इंडिया ने अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया और इस मिशन का नाम रखा स्माइलिंग बुद्धा। इंडिया की इस जीत से पाकिस्तानी हुकूमदार बौखला जाते हैं और अपना खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बनाते कहाँ से, ना तो पैसा था और ना ही कैपेबल साइंटिस्ट। तो बॉम्ब बनाने के लिए पाकिस्तान न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान को हॉलैंड से बुलाता है, जो पहले पाकिस्तान में ही रहता था। और पैसों के जुगाड़ के लिए पाकिस्तान लीबिया के डिक्टेटर गद्दाफी से डील करता है, जिसके तहत गद्दाफी ने पाकिस्तान को $500 मिलियन दिए थे और बदले में पाकिस्तान ने वादा किया कि वो गद्दाफी को न्यूक्लियर बॉम्ब बना के देगा। झोली भरने के बाद पाकिस्तान अपने बॉम्ब बनाने के काम में लग जाता है। इस बात को 3 साल बीत चुके हैं। अब पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत नज़दीक है। इस बात की जानकारी रॉ का चीफ आरएन काओ उस टाइम की पीएम इंदिरा गांधी को देता है। तो पीएम काओ को ऑर्डर देती है कि तुम उस लोकेशन का पता लगाओ जहां पे पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। उसके बाद एयरफोर्स एयर स्ट्राइक करके उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देगी। उधर नसरीन अब माँ बनने वाली है। तारिक खुफिया इन्फॉर्मेशन इंडिया भेजने के लिए मोमिन की शॉप पे लगे हुए टेलीफोन का इस्तेमाल किया करता था। वैसे ये बात थोड़ी अजीब है कि रॉ का एजेंट अपनी ही शॉप से इन्फॉर्मेशन भेज रहा था, जबकि उसे किसी सिक्योर जगह से बात करनी चाहिए थी। ऐसे में एक रात रॉ के ऑफिसर शर्मा का कॉल तारिक को आता है। वो उसे बताता है कि काओ सर ने न्यूक्लियर बॉम्ब फैसिलिटी की लोकेशन को ढूंढने का काम उसे दिया है और इस काम में उसकी मदद एक दूसरा एजेंट असलम उस्मानिया करेगा। तारिक का असली नाम अमनदीप सिंह था। जब अमन छोटा था, उसके फादर अजीत पाल पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दिया करते थे। इसकी वजह क्या थी ये मूवी में नहीं बताया गया है। खैर, इस बात की जानकारी पुलिस को लग जाती है तो अजीत पाल सुसाइड कर लेता है और अमन को पूरी लाइफ एक गद्दार के बेटे के नाम से जाना जाता है। इसी दाग को मिटाने के लिए अमन रॉ का एजेंट बनता है। इसके बावजूद काओ सर को छोड़ के पूरी एजेंसी में अमनदीप के ऊपर किसी को भरोसा नहीं था। शर्मा से इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद तारिक अपने काम पे लग जाता है, लेकिन शर्मा ने असलम को भी इंस्ट्रक्शन दिया था कि वो तारिक पे नज़र रखे और कुछ गड़बड़ हो तो उसे मार देना। एक दिन मोमिन की शॉप पे जब ब्रिगेडियर की ड्रेस आती है तो अमन उसे देने ब्रिगेडियर के घर जाता है और उससे बातों बातों में ये उगलवा लेता है कि पाकिस्तान रावलपिंडी के आसपास ही कहीं न्यूक्लियर बम बना रहा है और आने वाली ईद से पहले वो न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लेंगे। धीरे धीरे अमन ये पता लगा लेता है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम बनाने के लिए अब्दुल कादिर खान को हॉलैंड से बुलाया था और वो रावलपिंडी में रह के अपना काम कर रहा था। इस बात की जानकारी तारिक शर्मा को फ़ोन पे देता है और कहता है कि उसे कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत है, लेकिन शर्मा उसे कोई भी हेल्प देने से मना कर देता है। तारिक को टेलीफोन पे बात करते हुए रसूल सुन लेता है और उसे लगा कि तारिक का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, तो दोनों में बहस हो जाती है। दूर खड़ा असलम समझता है कि तारिक का राज खुल गया है। जब ये बात वो शर्मा को बताता है तो शर्मा उसे ऑर्डर देता है कि वो तारिक को मार दे, लेकिन इमोशंस में आके असलम तारिक की जगह रसूल को मार देता है ताकि वो किसी और को अमन का राज ना बता सके। सब समझते हैं कि चोरों ने रसूल को मारा है। इधर इंडिया में इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है और नए पीएम मोरारजी देसाई रॉ के सारे मिशन को रोकने का ऑर्डर देते हैं, जिसकी वजह से आरएन काओ इस्तीफा दे देता है। लेकिन जाने से पहले वो शर्मा से पाकिस्तान में मिशन जारी रखने को कहता है। रसूल की मौत से नाराज तारिक जब असलम के पास जाता है तो दोनों में हाथापाई हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ मस्जिद का मौलवी आ जाता है, जो कि रॉ का सीनियर फील्ड एजेंट रमन सिंह था। वो दोनों को मिशन की याद दिलाता है कि उन्हें अभी भी उस लोकेशन को ढूंढना है, तो आपस में लड़ना बंद करो। उधर पाकिस्तान का आर्मी जनरल जिया उल हक जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को पलट के खुद पाकिस्तान की हुकूमत पे कब्जा कर लेता है। जनरल जिया बहुत चालाक था। वो एक तरफ इंडियन पीएम से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और दूसरी तरफ न्यूक्लियर बम बनाने के काम में तेजी ले आता है। कुछ दिन बाद मोमिन तारिक को बताता है कि आर्मी ने 400 यूनिफॉर्म्स का ऑर्डर एक दूसरे टेलर को दिया है। ये सुन के तारिक समझ गया था कि पाकिस्तानी आर्मी कुछ बड़ा काम करने वाली है।
अब तारिक, असलम और रहमान सिंह तीनों मिलकर आर्मी की सीक्रेट लोकेशन का पता लगाने का प्लान बनाते हैं। जब आर्मी वाले यूनिफॉर्म लेके जा रहे थे तो रमन सिंह और तारिक दोनों आर्मी ऑफिसर बन के ट्रक को रोकते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि वो सारी यूनिफॉर्म्स कहूटा ले जाई जा रही हैं। इसके बाद तीनों मिलके कहूटा जाते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि उस जगह पे न्यूक्लियर फैसिलिटी है या नहीं। और ये काम उन्हें बहुत जल्दी करना था क्योंकि रॉ के अलावा इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी उस लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रही थी और उनके इंटेल के मुताबिक वो सीक्रेट जगह क्वेटा में थी। उनका प्लान था कि क्वेटा पे एयर स्ट्राइक करके उस लोकेशन को बर्बाद कर दिया जाए। तारिक और असलम जाके उस पूरे इलाके को छान मारते हैं, तब जाके उन्हें आर्मी का एक कैंप दिखता है जो 3-4 साल पहले ही बना था। ये बात जब वो शर्मा को बताते हैं तो शर्मा उन्हें कहता है कि 48 घंटे में इजराइल एयर स्ट्राइक करने वाला है और इजराइल को रोकने के लिए ठोस सबूत लाने को कहता है, जिससे ये बात साबित हो सके कि कहूटा में न्यूक्लियर बम बनाए जा रहे हैं। तो तारिक रमन सिंह से कहता है कि कहूटा में एक ही नाई की दुकान है, तो सारे आर्मी वाले उसी के पास जाते हैं। अगर उनके कटे हुए बालों को लैब में टेस्ट किया जाए तो पता चल जाएगा कि वहाँ न्यूक्लियर बम बनाया जा रहा है या नहीं, क्योंकि जहाँ न्यूक्लियर बम बनाया जाता है वहाँ रेडिएशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है और उस एरिया में काम करने वाले लोगों के शरीर में भी रेडिएशन लेवल हाई हो जाता है। नाई की दुकान से आर्मी वालों के कटे हुए बाल कलेक्ट करने के बाद अब तारिक को उन्हें दिल्ली भिजवाना था, तो इसके लिए वो लाहौर से दिल्ली जाने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में एक पैसेंजर के बैग में उन बालों के पैकेट को डाल देता है। यहाँ पे मूवी में चलती ट्रेन की छत पे एक्शन सीन्स हैं, जिसमें तारिक कुछ आर्मी वालों को मार के चलती ट्रेन से कूद जाता है। इंडिया में रॉ के एजेंट उन बालों के पैकेट को कलेक्ट कर लेते हैं। उधर इजराइल की एयरफोर्स एयर स्ट्राइक करने के लिए निकल जाती है, लेकिन एन मौके पे लैब की रिपोर्ट आ जाती है जिसमें ये बात साफ हो जाती है कि उन बालों में रेडिएशन लेवल बहुत हाई था। ये न्यूज़ रॉ का चीफ इजराइल की एयरफोर्स को देता है और वो एयर स्ट्राइक के मिशन को अबॉर्ट कर देती है। अब इंडियन पीएम जनरल जिया को फ़ोन करके कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम बनाने का काम नहीं रोका तो इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर अटैक कर देगी। तो मजबूर होकर जिया को न्यूक्लियर फैसिलिटी बंद करनी पड़ती है। अपनी हार से बौखला के जनरल जिया अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर देता है कि पाकिस्तान में जितने भी रॉ के एजेंट्स हैं उन्हें 24 घंटे के अंदर ढूंढ के मार दो। रमन सिंह और असलम को पाकिस्तानी आर्मी ढूंढ के मार देती है। ये भी एक अजीब बात थी, जो एजेंट्स कई सालों से पाकिस्तान में छुप के रह रहे थे उन्हें आर्मी ने 24 घंटे में कैसे ढूंढ लिया। इतनी जल्दी तो छोटे मोटे चोर भी नहीं मिलते। खैर, उधर तारिक नसरीन को लेकर दुबई भाग रहा था, लेकिन आर्मी वाले उसे ढूंढते हुए एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, तो वो नसरीन को दुबई जाने वाले प्लेन में बिठा देता है और खुद आर्मी वालों से भिड़ जाता है, लेकिन आर्मी उसे भी मार देती है। नसरीन को दुबई में आर्यन कॉम मिलता है, जो नसरीन को अमन की लिखी हुई चिट्ठी सुनाता है जिसमें उसने अपनी पूरी सच्चाई लिखी हुई थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।